तो आज जी हाँ डियर, तो जितने भी हमारे बिहार से सरकारी नर्स बनना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से आपका ये बहाली आएगा। ठीक है, आज मैं 7वां वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले 6 वीडियो तक नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। 30 MCQ जो आपको टेस्ट के तौर पर हो रहा है, और आप लोग अगर 30 में से 25 के आसपास सही करते हैं मतलब आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे तैयारी है। आप लोग को पता है कि GNM और BSc नर्सिंग दोनों के लिए स्टाफ नर्स का बहाली खुल चुका है। ठीक है, अब दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों लोग तैयारी करिए और देखिए आप लोग अभी टेस्ट के तौर पर दीजिए कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं अपने GNM या BSc नर्सिंग को। ठीक है, बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आप लोगों को प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करवाऊंगा MCQ में। ओके, चलिए करते हैं शुरू। प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, यानी महिलाओं की जो मृत्यु दर होता है उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? संक्रमण, टॉक्सेमिया या अनसेफ एवर्सन या रक्तस्राव। तो मैं बता दूं, महिलाओं में जो खासकर बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद वह माँ बन जाती है, तो उस समय अगर मृत्यु हो जाता है महिला का तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्या संक्रमण, क्या टॉक्सीमिया, या असुरक्षित गर्भपात, या फिर ब्लीडिंग होना? तो सबसे बड़ा रीजन ब्लीडिंग होना होता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से, ब्लड की कमी होने से, या किसी भी कारण से जो है, चाहे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग जाए या एनीमिया होने से जो है महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मृत्यु हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? कहने का मतलब है, अगर बिना किसी सुरक्षा कवच के अगर आप अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते हैं, कोई महिला पुरुष है या हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और वह असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो अगर वह गर्भ से बचना चाहते हैं तो इमरजेंसी में कितने समय में जो है दवाई लेना पड़ेगा असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद? ठीक है, मान के कोई पुरुष महिला है, वह असुरक्षित यौन संबंध बना लिया, ठीक है, मतलब बिना किसी यूज की चीज़ का यूज किए हुए, तो वह कितने यौन संबंध बनाने के कितने दिन समय तक अगर वह आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेंगे तो वह गर्भ ठहरने की संभावना कम होगी? ठीक है ना, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे। तो मैं बता दूं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने के जो है लगभग 72 से लेकर 120 घंटे के अंदर अगर कोई महिला अगर ये पिल्स लेती है, दवाई लेती है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 72 घंटे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद जो बंध्याकरण होता है, नसबंदी जो होता है, वह प्रसव के कितने समय के बाद किया जाना चाहिए? तो प्रसव के बाद जो बंध्याकरण जो नसबंदी होता है वह प्रसव के कितने समय बाद किया जाना चाहिए? 12 घंटे से 7 दिन, 24 घंटे से 7 दिन, 48 घंटे से 7 दिन, 72 घंटे से 7 दिन। क्या राइट हो? तो जो राइट आंसर है वह जो है देख लीजिए, 48 घंटे से लेकर 7 दिनों तक जो है प्रसव के बाद जो है करवाना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वैस्कोटोमी के बाद कितने समय तक किसी के परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? कहने का मतलब है कि भैंसकोटोमी के बाद, भैंसकोटोमी कहने का मतलब होता है कि भैंस डिफरेंस किस में होता है? पुरुषों में। ठीक है, पुरुषों में। तो पुरुषों में यह कितने दिन के कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है ना, भैंसकोटोमी करने के बाद कितने समय तक जो है जो परिवार नियोजन का जो अन्य तरीका है, कंडोम वगैरह, उसका इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है ना, 1 माह तक, 3 माह तक, 2 माह तक, 5 माह तक। अब देखिए, भैंसकोटोमी होने के बाद भी अगर तुरंत भैंसकोटोमी हुआ और संबंध अगर महिला पुरुष बनाया, तो हो सकता है कि उस कम समय बाद तुरंत बनाने से बिना किसी जो है तरीका का इस्तेमाल किए अगर डायरेक्ट अब ये सोचते हैं कि मैंने सर्जरी करा लिया और ये चीज़ें अब नहीं होगा, गर्भ धारण नहीं हो सकता है,
तो दिक्कत है। कम से कम एक कराने के 3 मंथ तक जो है आपको परिवार योजना नियोजन का अन्य तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए 3 माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां है, कहने का मतलब है लिवोनो, ठीक देख लीजिए, लिवोनॉर्जे स्टील, ठीक है ना, लिवोनॉर्जे स्टील एलएनजी आईयूसीडी को कितने समय में बदल देना चाहिए। यह एक प्रकार का जो है हार्मोनल आईयूसीडी होता है, लेवोनॉर्जोल एस्टोल। यह कितने समय में बदल देना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं आईयूसीडी एक टेम्प्रोरी है जो आपको बदलते रहता है, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। यह गर्भ निरोधक होता है, गर्भ से बचाता है। ठीक है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो मैं बता दूं आईयूसीडी को प्रत्येक 5 वर्ष पर इसे जो है बदलते रहना चाहिए। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन वाइटल साइन तथा उनकी नॉर्मल वैल्यू के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से किसके साथ जो है उसका वैल्यू सही है उसको बताना है। टेम्परेचर का नॉर्मल क्या इतना होता है, पल्स रेट इतना पर मिनट नॉर्मल होता है, रिस्पायरेशन रेट इतना जो है नॉर्मल होता है, या नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इतना होता है, बताना है आपको इनमें कौन सही है अपने वैल्यू के साथ में। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं टेम्परेचर नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, आपको पता है, तो ये गलत हो गया। पल्स रेट आपको पता है कितना होता है, 72 जो है होता है। रिस्पायरेशन रेट हम लोग जानते हैं 16 से 18 नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, टीकाकरण सेवाएं किस प्रकार की हेल्थ सर्विस में शामिल है। जो टीकाकरण दिया जाता है बच्चों में, ठीक है, चाहे वो पोलियो हो, हेपेटाइटिस हो, टिटनस हो, ये सब टीका किस प्रकार के स्वास्थ्य के सेवा में शामिल है। क्या वह उन्नायक है, प्रोमोटिव है, क्या वह रोकथाम वाला है, प्रिवेंटिव है, क्या वह थेरेपेटिक उपचारात्मक है, फिर या फिर रिहेबिलिटेटिव है। तो देखिए, टीकाकरण इसीलिए दिया जाता है ताकि किसी बीमारी को पहले से ही रोकथाम करने का यह एक सेवा होता है जो दिया जाता है। जैसे बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका पहले इसीलिए दिया जाता है ताकि आगे जो है बीसीजी यानी टीबी से रोकथाम किया जा सके। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा नेशनल प्रोग्राम 1962 में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि कौन सा प्रोग्राम 1962 में स्टार्ट हुआ था। 4 ऑप्शन है। अब जो नहीं पढ़े होंगे, जिनको नहीं पता है, वो कहाँ से बताएंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या 1962 में हुआ। राष्ट्रीय आरएनटीसीपी क्या 1962 में हुआ। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या 1962 में हुआ, या फिर राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 में हुआ। इसमें बताना है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो ये तो गलत बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेल्थ डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 24 अक्टूबर को कौन सा जो है डे मनाया जाता है, आपको बताना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व पोलियो दिवस, या विश्व डायबिटीज दिवस। ठीक है ना, तो राइट आंसर अपना क्या होगा इसमें, 24 अक्टूबर को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रू सेंटेंस नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है यानी सत्य नहीं है। सत्य नहीं मतलब गलत है। ठीक है ना, यानी कौन इसमें गलत है ये बताना है। हेल्थ एजुकेशन का क्रियान्वयन श्रोताओं के इंटेलिजेंस लेवल को अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्थ एजुकेशन को अधिक इफेक्टिव बनाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में नॉन वर्बल सच्चाई के कम नज़दीक होते हैं। हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, हेल्थ एजुकेशन जो है इसका जो क्रियान्वयन किया जाना चाहिए वह सामने वाले के इंटेलिजेंस लेवल के अनुसार होना चाहिए, मतलब उनके सुनने के, उनके समझने के अनुसार होनी चाहिए। तो ये बातें सही है। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्थ एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरे नेक्स्ट चीज़ें है डी में, हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता अनुसार रिपीटेशन होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए, जो थ्योरी पढ़े हैं उनको पता है। ठीक है, बाकी शाब्दिक जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसके तुलना में नॉन वर्बल जो है कभी भी मजबूत नहीं होता है। ठीक है, शाब्दिक वर्बल संप्रेषण काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी यह
ट्रू माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ये गलत हो जाएगा। आगे है 11 है वैसोडिलेशन का अर्थ क्या है। देखिए वैसो मतलब होता है वाहिका, डिलेशन मतलब होता है फैलाव होना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए, ब्लड वेसल्स का फैलना, ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, गैसीय पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं वैसोडिलेशन का अर्थ होता है ब्लड वेसल्स का फैलना, ठीक है, ब्लड वेसल्स का फैलना, डिलेट करना मतलब फैलना। 12 क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली जो कोरोनरी धमनी है शरीर के किस पार्ट को रक्त आपूर्ति करती है। मतलब कोरोनरी धमनी जो है यह ब्लड सप्लाई किस भाग को करता है, हृदय को, किडनी को, ब्रेन को, स्टोमो को। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो माय डियर मैं बता दूं कोरोनरी आर्टरी आपके बॉडी में हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करता है। ओके आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हीज नामक संरचना बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है। तो हीज के बंडल ऑफ हीज जो है यह बॉडी के किस पार्ट में, हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, स्टोमेक में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंडल ऑफ हीज होता है यह मसल्स, मांसपेशियों का एक जो है समूह होता है जो आपके हार्ट में करेंट जो होता है, जो विद्युतीय संचार होता है उसको मदद करता है। तो यह हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बंडल ऑफ हीज। 14 है, अल्फैक्टरी तंत्रिका, घ्राण तंत्रिका के बारे में क्या सही है। क्या यह पहली नर्व है, क्रेनियल नर्व, क्या यह दूसरी है या 7वीं है या 10वीं है। तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो अल्फैक्टरी नर्व आपका यह पहली नर्व होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली जो ऑसिपिटल बोन होता है इसके बारे में सत्य क्या है। अब कोई लोग ऑसिपिटल बोन के बारे में ही नहीं जानेंगे तो कहाँ से जो है बता पाएंगे इसके बारे में सही चीज़ें। तो यह बोन शोल्डर और रिस्ट के बीच पाई जाती है, क्या ये सही है। यह हड्डी जो है एल्बो और शोल्डर के बीच पाई जाती है। यह घुटना और एड़ी के मध्य में पाई जाती है, या फिर यह बोन के खोपड़ी क्रेनियम में पाई जाती है। राइट क्या होगा, तो ऑसिपिटल बोन आप लोग पढ़े होंगे चाइल्ड हेल्थ में कि 2 ऑसिपिटल बोन के बीच कौन सा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, पढ़े होंगे। तो यह ऑसिपिटल खोपड़ी में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। 16 है, निम्न में से किस जो है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई। मतलब कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो गोबी नामक रणनीति बनाई। यूनिसेफ, ILO, FAO, RAS क्या होता है। तो गोबी नामक जो रणनीति बनाई वह अपना यूनिसेफ बनाया, ठीक है। तो ये हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हेल्थ एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं को क्रियान्वयन से संबंधित है। मतलब कौन सा स्वास्थ्य एजेंसी, हेल्थ एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवा को जो है क्रियान्वयन करता है, चलाता है, कौन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, या फिर हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो मैं बता दूं नाम से यह स्पष्ट है, फैमिली प्लानिंग जो सेवा है यह इंडिया में क्रियान्वयन किया जाता है आपके फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी हेल्थ एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है। कहने का मतलब है कौन सा हेल्थ एजेंसी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास से संबंधित रखता है। इंडियन रेड क्रॉस, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। मैं बता दूं कि जहाँ भी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की बात आएगी तो इसके लिए जो एजेंसी है वह भारतीय बाल विकास परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ओके आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी, वॉलेंटियर मतलब क्या होता है, ऐच्छिक संस्थान जो खुद पर निर्भर होकर चलाती है, ठीक है ना। उसको सरकार से मदद मिल गया तो ठीक है, वरना वह अपने से जो है खर्च वर्च करके जो है वह लोगों को मदद करता है, ठीक है ना।
तो कौन सा वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी जो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के देखभाल के प्रदान से संबंधित है, कुष्ठ रोगी को देखभाल मदद करता है, कौन? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या भारतीय बाल परिषद, या फिर हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो नाम से ही स्पष्ट है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ के द्वारा ये चीज़ें किया जाता है। आगे है 20 नंबर, जन्मजात हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस। कहने का मतलब है जन्मजात जो पाइलोरिक संकुचन होता है, इस केस में मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस के सबसे मोस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन इन एब्डोमियन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पेन एट मैकबर्नी पॉइंट, रेस्ट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन। तो आपको पता होगा, जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या हो जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो आपके अमाशय और जो छोटी आंत के बीच का जो मार्ग होता है, पाइलोरिक बाल्ब जो होता है, यह संकुचित हो जाता है, जिसके कारण अमाशय से जो भोजन होता है वह आंत में नहीं जा पाता है या कम जाता है। ठीक है, तो यही पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। अब जब भोजन आंत की ओर नहीं आता है तो भोजन पेट में ही जमा होते रहता है, और कुछ भी खाता है तो पेट उठ फूलते जाता है, और उल्टी जो है बैक मारता है, रिवर्स मारता है मुंह की तरफ। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है आपका बी, यह सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है। 21 है उदरीय अंगों जैसे एस्टोमिक या इंटेस्टाइन, यानी अमाशय और आंत का डायफ्राम से होते हुए थोरेटिक कैविटी में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि कोई भी, जैसे इधर ये डायफ्राम है, इधर आपका अमाशय का एरिया है, अगर अमाशय के एरिया में कोई भी ऑर्गेन, ठीक है ना, चाहे वो आंत हो, अमाशय के कोई भी भाग, इस डायफ्राम को पार करते हुए ऊपर में थोरेटिक कैविटी में अगर प्रवेश कर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोलोसील कहते हैं, डाइफ्रेमेटिक हर्निया कहते हैं, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, डाइफ्रेमेटिक हर्निया, ऑप्शन बी। ओके, 22 है, यहाँ पे देख लीजिए, लंग्स का एक्सपेंड नहीं कर पाना, यानी लंग्स में जो है उभार नहीं हो पाना, क्या कहलाता है? एटलिकटेसिस, एम्फाइसमा, ठीक है, एम्पाइमा, ब्रोंकेटेसिस। देखिए, लंग जब अपने क्षमता के अनुसार नहीं फूल पाता है तो उसे हम लोग एटलिकटेसिस बोलते हैं। ठीक है, एटलिकटेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बोली का असमान रूप से विस्तार नहीं होना क्या कहलाता है? एल्बोली में हवा भरा होता है, ठीक है, एल्बोली में हवा स्टोर होकर रखता है, लेकिन जब हवा के लिए एल्बोली समान रूप से विस्तार न हो, असमान रूप से जो है विस्तार अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो मैं बता दूं, एल्बोली अगर असमान रूप से विस्तारित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एटलिकटेसिस कहेंगे, एम्फाइसमा कहेंगे, एम्पाइमा कहेंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस कहेंगे। तो देखिए, एल्बोली में जब ज़्यादा वायु का स्टोरेज हो जाएगा तो वह असमान रूप से फैल जाएगा, विस्तार कर जाएगा, तो फेफड़े में वायु भरने को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं? अत्यधिक वायु भरने को ही हम लोग एम्फाइसमा कहते हैं। ठीक है, एम्फाइसमा कहते हैं। और फेफड़े के कैविटी में अगर पस भर जाता है तो उसे एम्पाइमा कहते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे है 24, प्लूरल कैविटी में पस की मौजूदगी क्या कहलाती है? प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड का जमाव हो जाता है तो उसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, और अगर पस का मौजूदगी होगा तो क्या कहेंगे? एटलिकटेसिस। क्या होता है? तो आपका फेफड़ा जो है वृद्धि नहीं कर पाता है, फूल नहीं पाता है, सिकुड़ता है, तो उसे एटलिकटेसिस कहते हैं। एम्फाइसमा कहते हैं कि अधिक ज़रूरत से ज़्यादा हवा का जो है मौजूद होना, भर जाना। ठीक है, एम्पाइमा कहते हैं पस भरने को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, एम्पाइमा, पस भरने को। ठीक है, आगे है 25, निम्न में से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? PEM पढ़े होंगे आप लोग, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो PEM का एग्जाम्पल है निमोनिया, स्कर्बी, क्वास्कियोर, एनीमिया। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है वह क्वास्कियोर है, ऑप्शन सी। ठीक है,
26 है, देख लीजिए, जॉन्स क्राइटेरिया का संबंध है, जॉन्स क्राइटेरिया का संबंध है, ठीक है। जॉन्स मानक का संबंध क्या है? कोमा के डायग्नोसिस से, डायरिया के डायग्नोसिस से, रियूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस से, मरासमस के डायग्नोसिस से। देखिए, तो जॉन क्राइटेरिया जो तय किया जाता है यह किसके लिए? तो यह जो है RH जो होता है रियूमेटिक फीवर, इसके निदान के लिए, ठीक है ना, तो याद रखना है। आगे है 27, इन्फ्लुएंजा के मामले में मेन संक्रामक पदार्थ यानी मेन जो है इन्फेक्टिव मटेरियल कौन होता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा जो होता है इसमें सबसे मुख्य संक्रामक पदार्थ होता है, कौन होता है? श्वसन मार्ग के सिक्रेशन से, मल से, ब्लड से, त्वचा से। तो इन्फ्लुएंजा जो है सबसे ज़्यादा श्वसन मार्ग के सिक्रेशन से, या छींक हो या फिर आपके बलगम हो, तो इन सब के सिक्रेशन से जो है इन्फ्लुएंजा ज़्यादा संक्रमित होता है। 28 है, निम्न में से इन्फ्लुएंजा का जटिलता क्या है? इन्फ्लुएंजा अगर होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया या सभी? तो देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है यह श्वसन मार्ग से होते हुए यह साइनस को भी प्रभावित करता है, मिडल ईयर को भी प्रभावित करता है, ठीक है, और आपके श्वसन को तो प्रभावित करता ही है। तो इन्फ्लुएंजा में जो है निमोनिया भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होगा, ओटाइटिस भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 है, इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? यानी इन्फ्लुएंजा होने के बाद व्यक्ति में प्रवेश करने के बाद कितने दिन में जो है यह दिख जाता है इसका लक्षण? अब उद्भवन अवधि तो 1 से 2 दिन, 8 से 10 दिन, 2 से 3 दिन, 1 से 2 महीने। तो इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 2 दिन में आपका इसका लक्षण दिख जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। 30 है, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किस रोग में एक अथवा दोनों पैरोटिड ग्लैंड में पेन एवं स्वेलिंग हो जाती है? तो कौन से एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड में अगर पेन और स्वेलिंग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मम्प्स कहेंगे, ठीक है, एड्स कहेंगे, रूबेला कहेंगे, इंट्रिक फीवर कहेंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना, पैरोटिड ग्लैंड को हम लोग अगर सूजन और पेन होता है तो उसे मम्प्स यानी गलसुआ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का 30 प्रश्न, यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया आप सभी के लिए। आप लोग कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा 30 में से कितना सही कर पाए, ठीक है। और मैं पहले बता ही दिया कि आपको कितना जो है सही करना है, तो आप उस हिसाब से तय कर लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। बाकी एक मैं आपको आज टास्क दे रहा हूँ, 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस डिजीज में सेकेंडरी जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है? कहने का मतलब है कि किस रोग होने से कोई दूसरा जो है अवसरवादी संक्रमण होने का जो है रिस्क बढ़ जाता है, किस रोग में? 4 ऑप्शन है, मम्प्स में, एड्स में, रूबेला में, एंट्रिक फीवर में। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। जो लोग अभी तक देख रहे होंगे जरूर राइट आंसर बता देंगे, नहीं देखे होंगे, पहले चले गए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।